औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा ये जो हमारी LHV पार्ट फर्स्ट की बुक है ऑब्स्टेटिक्स की, इसके आज हमने पेज नंबर 99 से पढ़ना है प्यूरिपुरल हेमरेज, जिसको हम PPH कहते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज भी कहते हैं या प्यूरिपुरल हेमरेज भी कहते हैं। पैदाइश के बाद खून का जारी होना, खून पड़ना जिससे जान जा सकती है मरीज़ा की, ये ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है बेटा। तो हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। अ ब्लड लॉस ऑफ 20 ounces और मोर, ब्लड लॉस हो गया 20 ounces या इससे ज़्यादा। 20 ounces तकरीबन होता है ये तकरीबन 600 ml के करीब होता है बेटा। 591 ml यानी 600 ml ही लगा लो। तो आपकी जो एक ड्रिप है खून की वो होती है 500 ml की, तो उससे 200 ml ज़्यादा। तो ये 20 ounces से ज़्यादा अगर खून बह गया है फ्रॉम जेनिटल ट्रैक, पैदाइश के रास्ते से, आफ्टर डिलीवरी के बाद ऑफ द बेबी, बच्चे की, यानी बच्चे की डिलीवरी के बाद अगर 20 ounces से भी ज़्यादा ब्लड बह गया है, इसको बेटा पैमाइश करने का तरीकाकार ये है, या तो किडनी ट्रे रखेंगे और जो ब्लड आएगा उसमें किडनी ट्रे में इकट्ठा होता रहेगा, फिर उसकी पैमाइश कर लेंगे। या फिर उसको जो है पैड अगर फीमेल ने लगा रखे हैं, अगर 1 घंटे में 1 से ज़्यादा पैड गीले हो रहे हैं तो इसका मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज इज़ हेमरेज विद इन 24 आवर्स। पहली जो पोस्टपार्टम हेमरेज होती है वो 24 घंटे के अंदर अंदर होगी ऑफ डिलीवरी, बच्चे की पैदाइश के बाद। और सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज अक्कर 24 आवर्स और सब्सिक्वेंटली आफ्टर डिलीवरी। तकरीबन जो है सेकेंडरी जो पोस्टपार्टम हेमरेज है, जैसे बेटा प्राइमरी स्कूल पहला स्कूल, सेकेंडरी दूसरा, तो इसी तरीके से प्राइमरी पहला जरियाने खून और सेकेंडरी दूसरा जरियाने खून, ये 24 घंटे के बाद होगा डिलीवरी के। मैनी मैटरनल डेथ्स, बहुत सारी माओं की अमवात, मैटरनल डेथ कहते हैं माओं की अमवात, इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में, रिजल्ट फ्राम पोस्टपार्टम हेमरेज, किसके नतीजे में होती हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज के नतीजे में, यानी जो पैदाइश के बाद खून पड़ता है उसके नतीजे में। द मेजॉरिटी इज़ प्रिवेंटेबल, और इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो काबिल इलाज हैं, बचाव के काबिल होती है, प्रिवेंटेबल होते हैं, जिसको बचाया जा सके। एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम विल सेव मैनी लाइफ्स, और अगर आप इस मसले को समझ लेंगे तो बहुत सारी ज़िंदगियां बचा सकेंगे, तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है बेटा। द प्लेसेंटा नॉर्मली सेपरेट्स, जो प्लेसेंटा होती है बच्चे की पैदाइश के बाद जो गोश्त का लोथड़ा सा एक बाहर आता है उसको प्लेसेंटा कहते हैं बेटा। वो माँ की बच्चादानी से चिपका होता है और माँ से खुराक के सारे अज्जा लेके, ऑक्सीजन लेके और बच्चे को पहुंचाता है अम्बिलाइकल कॉर्ड के ज़रिए। तो ये प्लेसेंटा जो है पैदाइश के बाद जो चिपकी होती है माँ की बच्चादानी से, वो सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है, एंड डिसेंट्स, और नीचे आ जाती है फ्रॉम द यूट्रस, बच्चादानी से विद इन 4 to 6 minutes ऑफ द डिलीवरी, बच्चे की पैदाइश के 4 से 6 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। एंड इज़ एक्सपेल्ड ऑफ द विजाइन फ्राम द विजाइना, और पैदाइश के रास्ते से बाहर निकल आती है। द एवरेज ब्लड लॉस इज़ 2 to 8 ounces, और एवरेज ब्लड लॉस सिर्फ कितना होता है? 2 से 8 ounces तक होता है। आम बात है ये, जब प्लेसेंटा बाहर आती है तो ब्लड लॉस होना ही होना होता है, लेकिन वो इतनी ही मिकदार है, 2 से 4 ounces। लेकिन अगर ये ounces जो है वो 20 से ज़्यादा चले जाएँ बेटा, जो शुरू में बताया, तो इसका मतलब है ख़तरनाक सूरत हाल है। काजेज़ ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज की वजूहात क्या होती है बेटा, क्यों होता है ये? यूट्राइन इनर्शिया, जो बच्चादानी है उसके अंदर जो है, इसको कहते हैं एटोनिक यूट्रस, बच्चादानी अपना काम ठीक से नहीं कर रही। बच्चे की पैदाइश से पहले बेटा बच्चादानी में कंस्ट्रिक्शंस होते हैं, यानी मरोड़ उठती हैं, अगर वो ठीक से ना उठ रही हों तो भी ब्लीडिंग हो जाती है। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटल कोटिलेडन्स और ब्लड क्लॉट्स, प्लेसेंटा के कुछ कोटिलेडन या खून के कुछ लोथड़े अंदर रह जाएं तो भी ब्लीडिंग होती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ बेटा प्लेसेंटा होती क्या है और इसके कोटिलेडन क्या होते हैं। ये देखें बेटा, ये प्लेसेंटा होती है, ये गोश्त का लोथड़ा सा आता है बाहर, और ये इसकी कोटिलेडन है, ये देखें ABC ये लिखा हुआ है, DEF, अगर एक भी अंदर रह गया इनमें से तो इसका मतलब है ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। तो ये माँ की बच्चादानी से चिपकी होती है बेटा, और इस अम्बिलाइकल कॉर्ड के ज़रिए बच्चे को सारे खुराक के अज्जा और ऑक्सीजन वगैरह पहुँचाती है। देखें ये प्लेसेंटा है और ये अम्बिलाइकल कॉर्ड, और ये बच्चे की जो पेट में नाफ है उसके ज़रिए जुड़ के सारी की सारी खुराक पहुँचा रही होती है। तो अगर ये ठीक से सेपरेट ना हो, अलग ना हो, तो ब्लीडिंग हो जाती है।
या फिर बेटा ये कट लग जाना, इसको टीयर कहते हैं। ये देखें वजाइनल टीयर है, ये पैदाइश का रास्ता है, ये कट लग गया है, ये पखाने का सुराख है। तो ये फर्स्ट डिग्री टीयर है। ये बेटा सेकंड डिग्री है, थोड़ा सा ज़्यादा कट लग गया है। ये थर्ड डिग्री का है, ये पखाने के रास्ते तक पहुंच गया है। और फोर्थ डिग्री में तो पिशी यानी पैदाइश का और पखाने का रास्ता एक ही हो गया है। तो इतना कट लग जाना, इससे भी ब्लीडिंग हो सकती है, पोस्टमार्टम हेमरेज। ये बेटा पैड होते हैं जो फीमेल ने लगा रखे हों। तो अगर 20 औंसेस से ज़्यादा ब्लड जो है वो खारिज हो जाए या 1 घंटे में 1 से ज़्यादा ऐसे पैड गीले हो रहे हों तो आपने डॉक्टर को बताना है। तो हमने बताया बेटा डिटेंशन ऑफ प्लेसेंटल कोटिलेडन और ब्लड क्लॉट्स, प्लेसेंटा का कोई हिस्सा अंदर रह जाना या खून का लोथड़ा अंदर होना, ट्रॉमा टू जेनिटल ट्रैक्ट, और पैदाइश के रास्ते में अगर चोट या कट लग जाए, जो भी मैंने दिखाया फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड और फोर्थ डिग्री कट। प्लेसेंटा क्रीटा हो, प्लेसेंटा जो है वो शिद्दत से चिपकी होती है और वो अलग होना नहीं चाहती और उसकी जड़ें ना बच्चादानी के अंदर तक होती हैं, उसको प्लेसेंटा क्रीटा कहते हैं। उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। द प्लेसेंटा इज़ मॉर्बिडली एडहेरेंट, प्लेसेंटा जो है वो शिद्दत से चिपकी होती है टू द यूट्रस, बच्चादानी से, और इन्वर्जन ऑफ यूट्रस या बच्चादानी का उल्टा हो जाना। तो ये सारी की सारी वजूहात बनती हैं पोस्टमार्टम हेमरेज की। ये नीचे वाली प्लेसेंटा क्रीटा और इन्वर्जन ऑफ यूट्रस में दिखा देता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये प्लेसेंटा क्रीटा है, ये नॉर्मल प्लेसेंटा है, ये बच्चादानी है, ये यहाँ तक। लेकिन अगली बारी में ये एक्रीटा है, ये देखें इसकी थोड़ी सी जड़ें इस बच्चादानी के साथ चिपक गई हैं। फिर इसकी और कंडीशन होता है प्लेसेंटा इनक्रीटा, ये और ही जड़ें अंदर चली गई हैं। और प्लेसेंटा जो प्रीक्रीटा है, ये एक्रीटा की किस्म है, यहाँ से लेके ये एक्रीटा की किस्म, ये देखें कितनी अंदर चली गई है। ये यहाँ से देखें कितनी अंदर चली गई है, ये चिपकी पड़ी है प्लेसेंटा है। ये देखें यहाँ पे ये नॉर्मल हिस्सा, ये एक्रीटा, ये इनक्रीटा और ये प्रीक्रीटा, इसकी 4 किस्में हैं। अगर इस तरह से चिपकी हुई तो ये अलग नहीं होगी और इससे ब्लीडिंग हो जाएगी। ये चौथी किस्म है बेटा इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस, बच्चादानी का उल्टा हो जाना। ये बच्चादानी है बेटा, ये पैदाइश का रास्ता है। ये देखें फर्स्ट डिग्री इन्वर्जन थोड़ी सी उल्टी हुई है, ये सेकंड डिग्री में इससे ज़्यादा इन्वर्जन हो गई, थर्ड डिग्री में ये वजाइना से बच्चादानी नज़र आना शुरू हो जाएगी, और चौथी डिग्री में तो ये बच्चादानी से पैदाइश के रास्ते से बच्चादानी बाहर ही निकल आएगा गुब्बारा सा बन के। ये जानलेवा कंडीशन हो सकती है। इसको हाथ के साथ बेटा इंटर करते हैं अंदर, फिर एक फर्स्ट स्टेप में इसको पकड़ते हैं, दूसरे स्टेप में इसको इस तरह अंदर करते हैं, और तीसरे स्टेप में सी स्टेप में इसको मुक्का बना के अंदर डाल देते हैं दोबारा से। तो ये सूरत हाल अगर हुई बेटा इन्वर्जन ऑफ यूट्रस यानी बच्चादानी का उल्टा होना, और ये सारी की सारी 5 वजूहात इनमें से कोई भी हुई तो ख़तरा हो सकता है और पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकती है। फिर आ जाएगा सब इन्वल्यूजन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का सब इन्वल्यूजन होना। सब इन्वल्यूजन कहते हैं कि बेटा पैदाइश के बाद जो बच्चा है, बच्चादानी है, वो अपने दोबारा असली हालत में आ जाती है। और अगर असली हालत में ना हो तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सब इन्वल्यूजन ऑफ द यूट्रस। यानी कि यूट्रस जो है ना एक मुट्ठी जितनी होती है बेटा आम हालात में, लेकिन जब बेबी बन रहा होता है तो वो फूल के गुब्बारे की तरह हो जाती है। फिर अल्लाह का निज़ाम है, जब बच्चा पैदा हो गया तो उसने अपनी असली हालत में आना है, लेकिन अगर असली हालत में ना आएगी किसी वजह से तो उसको हम क्या कहेंगे, सब इन्वल्यूजन ऑफ द यूट्रस। तो सब इन्वल्यूजन इज़ द मेडिकल कंडीशन। सब इन्वल्यूजन एक मेडिकल सूरत हाल है इन जिसमें आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश के बाद द यूट्रस डज नो रिटर्न, यूट्रस दोबारा नहीं आती वापस टू इट्स नॉर्मल साइज़, अपने नॉर्मल साइज़ में। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सब इन्वल्यूजन ऑफ द यूट्रस। एटोनी ऑफ द यूट्रस, एटोनी यूट्रस को कहते हैं बेटा यूट्रस का अपनी असल टोन में ना होना, असल सूरत हाल में ना होना, उसको क्या कहेंगे, एटोनी। तो एटोनी यूट्रस की हो जाती है, आल्सो कॉल्ड यूट्राइन एटोनी, इसको यूट्राइन एटोनी भी कहते हैं। यानी यूट्रस बच्चादानी अपने टोन में नहीं है, वो दोबारा अपनी असली हालत में आना नहीं चाह रही। इज़ अ सीरियस कंडीशन, ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है। दैट कैन अक्कर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जो कि बच्चे की पैदाइश के बाद रोनुमा हो सकती है। इट अक्कर्स व्हेन यूट्रस फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर डिलीवरी, ये तब रोनुमा होती है जब बच्चादानी ये इस काबिल ना रहे, फेल हो जाए दोबारा सुकड़ने के, पैदाइश के बाद, बच्चे की डिलीवरी के बाद ऑफ द बेबी की। एंड इट कैन लीड टू द पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन,
और यह आमतौर पर जानलेवा सूरत हाल बन सकती है। लाइफ थ्रेटनिंग कहते हैं जानलेवा सूरत हाल, नोन एज पोस्टमार्टम हेमरेज, और इसको हम पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं। तो सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, ये देखें बेटा, स्टॉप करना पड़ा था, सॉरी हमें थोड़ा। ये सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस है। ये देखें बच्चादानी अपनी असली हालत में वापस नहीं आई और बड़ी की बड़ी रह गई है। ये देखिए ये नॉर्मल हालत होती है और ये सब इन्वोल्यूशन की टाइप्स हैं। तो बच्चादानी अपनी नॉर्मल हालत में वापस नहीं आती, तो इससे भी जो है पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाता है। फिर आ जाएगा आपका रिटेंशन ऑफ द यूरिन, पेशाब का रुक जाना। इन नेगलेक्टेड केसेस, अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे पोस्टमार्टम यूरिनरी रिटेंशन, पैदाइश के बाद अगर पेशाब का रुक जाना, उसको अगर आप नज़रअंदाज कर दोगे, मे रिज़ल्ट इन डैमेज टू द नर्व्स एंड मसल्स ऑफ द ब्लैडर। हो सकता है जो नर्व्स हैं जिनका ताल्लुक दिमाग के साथ होता है, जो मसल्स हैं ब्लैडर मसाने के साथ, वो डैमेज हो जाएंगे इससे। एंड लीडिंग टू परमानेंट ब्लैडर वॉइडिंग डिसफंक्शन, और इससे परमानेंट जो बीमारी है पेशाब को रोक के रखने की ब्लैडर में मसाने में, वो हो जाएगी आपको। इसको हम क्या कहेंगे, परमानेंट ब्लैडर वॉइडिंग डिसफंक्शन हो जाएगा। काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं इसकी? बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस, क्योंकि कुछ तबी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान। द ब्लैडर इज़ हाइपोटोनिक, ब्लैडर जो है वो हाइपोटोनिक हो जाता है, यानी अपना काम कम करना शुरू कर देता है। विद एन इंक्रीज पोस्ट वाइड रेजिडुअल वॉल्यूम, और जिसके साथ रेजिडुअल वॉल्यूम जो है, पोस्ट वाइड रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं पेशाब को बचा के रखना, पेशाब करने के बाद भी पेशाब बचा रह जाना मसाने के अंदर, इस बीमारी को हम कहते हैं पोस्ट वाइड रेजिडुअल वॉल्यूम। इससे बढ़ जाएगा और मसाना जो है ऐसे कहेगा कि मैंने पिशी कर दी है, पिशी खाली हो गई, लेकिन अभी पेशाब बचा हुआ होगा। द occurrence ऑफ द प्रीनियल न्यूरोपैथी ड्यूरिंग डिलीवरी, क्योंकि आप प्रीनियल न्यूरोपैथी करते हैं डिलीवरी के दौरान, ये में काज यूरिनरी टेंशन, इससे पेशाब रुक सकता है। रिस्क फैक्टर आर प्राइमिपेरिटी, रिस्क फैक्टर किसको ज़्यादा हैं? उस औरत को जो पहले बच्चे को जन्म दे रही हो, प्रोलॉन्ग लेबर, या उसको दर्दें देर तक चलती रही हों, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, या उसकी डिलीवरी आपने कुछ औजारों से करवाई है, जैसे मैं अक्सर औकात दिखाता हूँ आपको फोर्सेप डिलीवरी है, एंड प्रीनियल लैसिरेशन, या प्रीनियल में कट लग गया है। प्रीनियम बेटा अक्सर कहते हैं उस जगह को जो पेशाब वाली जगह है औरत की, या बच्चे की पैदाइश वाली जगह, और पखाने का जो सुराख, उसके इर्द गिर्द की सारी जल्द करीब करीब वाली क्या कहलाती है, प्रीनियम। तो इसमें अक्सर औकात कट लगता है, इसमें अक्सर औकात इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, खुद भी कट लगाना पड़ता है या लग भी जाता है। तो इन सारे वजूहात से जब प्रीनियम के साथ छेड़छाड़ होगी तो पेशाब रुक जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन, अगर पेशाब रुक गया है तो फिर क्या करना है? गिव हॉट ड्रिंक टी टू द पेशेंट, मरीज़ को गर्म चाय देनी है। प्लेस हर ऑन हर बेड पैन, मरीज़ा को बेड पेन पे शिफ्ट कर देना है। बेड पैन कहते हैं बेटा पिशी करने के लिए एक वो पॉट सा होता है, उसको बेड पैन कहते हैं। दिखा देता हूँ आपको, ये बेड पैन होता है बेटा, इसको रख देते हैं औरत के नीचे और वो पिशी कर देती है। तो ये बेड पैन रखेंगे और पानी डालेंगे उसके पिशी वाली जगह पे औरत के। तो वही बताना चाह रहा है, प्लेस हर ऑन बेड पैन, औरत को बेड पैन पर रखें। रेज द बेड टू अ सिटिंग पोजीशन, और बेड को जो है वो पीछे से इतना खड़ा करेंगे मरीज सिटिंग पोजीशन में आ जाए। एंड पोर वाटर ऑन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी पिशी वाली जगह पे औरत पे पानी डालें। सम पेशेंट इंसिस्ट ऑन कमोड नियर द बेड, कुछ मरीज़ ये ज़िद करते हैं कि उनके बेड के करीब ही कमोड होना चाहिए। कमोड वो होता है जिसके ऊपर बैठ के पिशी की जाती है। इफ़ अ जनरल कंडीशन इज़ सेटिस्फैक्ट्री, अगर औरत की जो आम सूरत हाल है वो बेहतर हो, शी में बी अलाउड टू लीव द बेड, उसको आप बेड से उतरने की इजाज़त दे सकते हो कि वो कमोड के ऊपर पिशी कर ले। तो डॉक्टर में ऑर्डर कार्बाकोल 1 ml बाई IM इंजेक्शन,
और कुछ डॉक्टर जो हैं वो ऑर्डर करते हैं कार्बाकोल इंजेक्शन है ये, इससे पिशी आ जाती है, ये इंजेक्शन IM लगाना है इंट्रामस्कुलर। अ कैथीटर शुड बी यूज्ड, कैथीटर कहते हैं बेटा पेशाब की नाली, वो इस्तेमाल की जा सकती है एज द लास्ट रिसोर्ट, आखिरी हल के तौर पर। अगर पिशी ना आए इन सारे कामों के बाद कि गर्म चाय भी दे ली, बेड पैन भी दे लिया, पानी भी डाल दिया, ठीक है, इंजेक्शन भी दे दिया, तो लास्ट हल क्या है, उसको पिशी वाली नाली लगा दो। और ऑर्डर्स ऑफ द डॉक्टर, और इसका ऑर्डर डॉक्टर देगा पिशी वाली नाली का, कैथीटर का। एसेप्टिक प्रिकॉशंस आर एसेंशियल्स, जरासीम से पाक जो तरीक़ाकार अख्तियार करना वो ज़रूरी है। एज यूरिनरी सेप्सिस इज़ अ रियल डेंजर, अगर आपने पेशाब की नाली लगाते वक्त जरासीमों का ख्याल ना किया और गंदे हाथों से ही नाली अंदर घुसेड़ दी तो इसको क्या कहते हैं, यूरिनरी सेप्सिस। पेशाब वाली जगह पे जरासीमों का हमला हो जाएगा और इज़ अ रियल डेंजर, और ये असल ख़तरा है। डीप ब्रीथिंग इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट लंग कम्प्लिकेशन, गहरे गहरे सांस लेना ज़रूरी है फेफड़ों की कम्प्लिकेशन से बचने के लिए। एट एवरी विजिट टू द पेशेंट, जब हर बार विजिट करने जाए, मरीज़ के पास जाए, नर्स रिक्वेस्ट द पेशेंट टू होल्ड हर एब्डोमेन, तो अपने पेट के ऊपर हाथ रखे, पेट को पकड़े, ओवर हर वाउंड जहाँ पर उसका ज़ख़म है, ऑपरेशन हुआ है, एंड ब्रीथ डीपली, और गहरे गहरे सांस ले। डिस्टेंशन अक्कर इन मोस्ट पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स में कब्ज़ हो जाती है, डिस्टेंशन हो जाती है, यानी इनका पखाना आना बंद हो जाता है। आफ्टर एब्डोमिनल ऑपरेशन, एब्डोमिनल ऑपरेशन के बाद इट इज़ लेस कॉमन इन पेशेंट हु मूव फ्रीली इन बेड, ये उन मरीज़ों में नहीं होता जो अपने बेड पर हरकत करते रहते हैं। इट इज़ रिलीव्ड बाई कार्बोनेटिव मिक्सचर, और इस कब्ज़ को कार्बोनेटिव मिक्सचर से कम किया जा सकता है। कार्बोनेटिव मिक्सचर वो होते हैं कब्ज़ कुशा जो सिरप होते हैं उनको क्या कहेंगे, कार्बोनेटिव मिक्सचर्स। तो कब्ज़ कुशा सिरप दे के इस कब्ज़ को, इस डिस्टेंशन को ख़त्म किया जा सकता है। ऑफन द पैसेज ऑफ फ्लैटस ट्यूब इज़ नेसेसरी, और अक्सर औक़ात फ्लैटस ट्यूब डालना ज़रूरी हो जाती है टू गिव रिलीफ, इसको रिलीफ देने के लिए। और द रिज़ल्ट नोटेड, और इसका रिज़ल्ट भी नोट किया जाता है। यह फ्लैटस ट्यूब होती है मैदे के अंदर, पेट के अंदर सुराख करके मैदे के अंदर डाल दी जाती है, जिससे गैसें वगैरह बाहर निकलती रहती हैं। डाइट क्या है, आफ्टर मेजर ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन के बाद खुराक, फ्लूइड आर गिवन फ्रीली, मायात देने हैं आज़ादाना तौर पर, यानी बहुत ज़्यादा। एज सून एज पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग इन इज़ कंट्रोल, जितनी जल्दी जो उल्टियाँ अक्सर औरतों को आती हैं, पोस्ट ऑपरेटिव कहते हैं ऑपरेशन के बाद उल्टियाँ आना, अगर वो कंट्रोल हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देना उसको। टी, इसमें आपने चाय देनी है, ग्लूकोज वाला पानी देना है, शरबत देना है, सूप देना है, यखनी जिसको कहते हैं, एंड स्वीट ड्रिंक्स, और मीठे मशरूबात देने हैं। आर इनकरेज, ये ज़्यादा तौर पर देने हैं। ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन, द पेशेंट इज़ अलाउड लाइट डाइट, मरीज़ को हल्की फुल्की ग़िज़ा शुरू करवा दें, कंसिस्टिंग ऑफ सूप जिसमें यखनी भी शामिल हो, ब्रेड, हल्की फुल्की ब्रेड भी शामिल हो, एंड बटर और मक्खन भी हो, बिस्किट भी हों, एंड लाइटली बॉयल्ड एग्स, और हल्के फुल्के बॉयल अंडे हों, यानी मुकम्मल बॉयल ना हो, हल्का सा कच्चा हो। और कस्टर्ड पुडिंग या कस्टर्ड वाली खीर दे सकते हैं। आफ्टर द बॉल्स हैव बीन ओपनड, जैसे ही पखाना आना शुरू हो जाए, द डाइट इज़ ग्रेजुअली इंक्रीज, खुराक को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा देंगे टू अ नॉर्मल वन, और नॉर्मल हालत में ले आएंगे। पेशेंट आफ्टर माइनर ऑपरेशन, मरीज़ का जब मामूली ऑपरेशन होता है, और गिवन अ लाइट डाइट, उसको हल्की फुल्की ग़िज़ा देनी है। एज सून एज दे आर हंग्री, जैसे ही उसको भूख लगे। बाउल्स, मैदे को कहते हैं बेटा। 48 आवर्स आफ्टर ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशन, 48 घंटों के बाद जब ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशन हो जाए, यानी बच्चे की जो पैदाइश का ऑपरेशन है उसको ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। द बाउल्स आर यूजुअली ओपन, बाउल जो है वो खुल जाता है, मैदा खुल जाता है। बाई अ सोप एंड वाटर नीमा, सोप एंड वाटर नीमा से खोल सकते हैं आप बेटा। सोप कहते हैं बेटा साबुन को, और वाटर कहते हैं पानी को। इसका महलूल मिक्सचर बना के, और एक ट्यूब होती है उसके ज़रिए पखाने वाले रास्ते डालते हैं तो उससे पखाना आ जाता है। माइनर ऑपरेशन केसेस आर गिवन माइल्ड लैक्सेटिव्स, मामूली जो ऑपरेशन है उनमें हल्की फुल्की कब्ज़ कुशा अद्वियात दे सकते हैं। ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन।
अर्ली राइजिंग इंकरेज्ड, सुबह सवेरे जल्दी उठने की आदत बनाएं। आफ्टर एब्डोमिनल ऑपरेशन, पेट के ऑपरेशन के बाद। एट इज लेसन द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, जिससे थ्रोम्बोसिस का ख़तरा ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। थ्रोम्बोसिस कहते हैं बेटा टांगों के अंदर खून का लोथड़ा जम जाना। अगर इसके अंदर किसी रग में खून का लोथड़ा जम गया, खुदा न खास्ता टांगें काटने भी पड़ सकती हैं और मरीज़ा की मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसलिए सुबह सवेरे जल्दी उठाएं मरीज़ा को। फर्स्ट डे, पहले दिन द पेशेंट हैंग्स हर लेग्स ओवर द एज ऑफ द बेड, पहले दिन औरत जो है अपनी टांगें लटकाए बेड के किनारे पर। सेकंड डे, दूसरे दिन द पेशेंट सिट्स, मरीज़ा बैठे ऑन द चेयर, कुर्सी पर। ड्यूरिंग बेड मेकिंग, जब बिस्तर की चादर तब्दील की जा रही हो तो उसको बिठा दें चेयर के ऊपर बिस्तर के साथ। थर्ड डे, तीसरे दिन द पेशेंट वॉक्स, मरीज़ा हरकत करे, वॉक करे टू द चेयर, चेयर के ऊपर ट्वाइस डेली, दिन में 2 मरतबा। फोर्थ डे, चौथे दिन ऑपरेशन के, द पेशेंट वॉक्स अराउंड द बेड, मरीज़ा जो है बेड के गिर्द बेड को पकड़ पकड़ के चक्कर लगाए। फिफ्थ डे ऑनवर्ड, और फिर 5वें दिन जो होगा द पेशेंट इज़ इनकरेज टू इंक्रीज हर एक्टिविटी, मरीज़ा को हौसला अफजाई करें कि वो अपने काम को बढ़ाए। एंड वॉकिंग डिस्टेंस, और अपना वॉक करने का फासला भी बढ़ाए। वाउंड ड्रेसिंग कैसे करनी है बेटा, ज़ख़म की पट्टी। इफ़ द ड्रेसिंग इज़ क्लीन, अगर पट्टी क्लीन हो, साफ़ सुथरी हो। इट इज़ अनटच्ड, इसको छूना नहीं है। अनटिल सूचर्स आर रिमूव्ड, जब तक टाँके नहीं काटे जाते। ईच सर्जन हैज़ हिज प्रेफरेंस, हर सर्जन की अपनी एक प्रेफरेंस होती है। बट मिचल क्लिप्स आर रिमूव्ड फ्राम द 5th डे टू 7th डे, मिचल क्लिप्स होते हैं बेटा ये टाँकों की एक किस्म है, तो ये 5वें दिन से 7वें दिन निकाल दिए जाते हैं। एंड टेंशन सूचर्स, ये भी टाँकों की एक किस्म है टेंशन सूचर्स की, ऑन द 7th डे, और ये 7वें दिन निकाले जाते हैं। द वाउंड इज़ डैब्ड विद मिथाइलेटेड सिपरेट, और ज़ख़म को हल्का फुल्का दबा के देखा जाता है। सिपरेट वाली जो घास पीस होता है उसके साथ के अंदर से पीप तो नहीं आ रही, तो ये कंडीशनें सारी की सारी की जाती हैं। फिर आ जाएगा बेटा पोस्टपार्टम एक्लेम्शिया, पैदाइश के बाद दौरे पड़ने की जो सूरत हाल है वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।